आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, सभी को पता है कि इसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 35 में 35 आ जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि इसमें पार्ट वाइज डिस्कस किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, आसानी से 35 नंबर ला सकते हैं। इसलिए टोटल डबल क्वेश्चन रहता है। 70 क्वेश्चन में से 35 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी को पता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सही से सही, मतलब जितना सही बन सके उतना ज़्यादा नंबर उठने वाला है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लगभग क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, लेकिन उससे रिलेट करके बातें बहुत सारी चीज़ें बताया जाएगा, रटने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा। ठीक, तो हम लोग चलते सीधे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये 24 में पूछा, 2024 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोला गया है कि आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक क्या होगा। आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक क्या होगा बताना है। तो अगर हम लोग बात करें रेखीय घनत्व का, तो यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। रेखीय घनत्व देखने को मिलेगा और क्या चीज देखने को मिलेगा। रेखीय घनत्व होता है और होता है पृष्ठीय घनत्व, और हम लोग को देखने को मिलता है क्या, तो एक होता है आयतन घनत्व। तो 3 प्रकार के घनत्व को हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम लोग आगे का इससे मतलब बोल सकते हैं एक क्वेश्चन से अभी हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये रेखीय घनत्व क्या होता है और आयतन घनत्व क्या होता है, और तीसरा क्या होगा तो पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो हम लोग अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, रेखीय घनत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो रेखीय घनत्व, सबसे पहले हम लोग रेखीय घनत्व के बारे में जानेंगे। अब ये रेखीय घनत्व होता किसके लिए है, जब ऐसा कुछ होता है, जब ऐसा कुछ होता है जो एक ही रेखा में रहे, एक ही लाइन में रहे। ठीक है, ऐसा कोई पदार्थ है जो एक ही रॉड टाइप का पदार्थ बोल सकते हैं। मान लो कोई रॉड टाइप का मेरे पास पदार्थ है और इस रॉड का कुछ आवेश कितना है, आवेश अगर इस रॉड का Q है, अगर इस आवेश इसका Q है और लंबाई अगर L है, अगर इसका आवेश Q है और लंबाई L है, तो इसका रेखीय आवेश को हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है Q/L। इसका फार्मूला क्या होता है Q/L। तो अब ऐसा है कि रेखीय घनत्व यही है हम लोग का रेखीय घनत्व का फार्मूला। और इस रेखीय घनत्व का अगर मात्रक का बात करते हैं तो यहाँ पर मात्रक का ही बात किया जा रहा है। तो मात्रक आसानी से बता सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो इसको आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे आवेश ऊपर में, तो आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। कूलम नीचे में क्या है, बट्टा में है, इसको पर से दिखाते हैं। और बट्टा में क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो कूलम मीटर लिखे, या मीटर को m से भी दर्शा सकते हैं, कूलम मीटर होता है। तो इसका मात्रा का बात करेंगे तो ये कूलम मीटर होता है। ये तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरा होता क्या है, तो हम लोग पृष्ठीय घनत्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व इसको हम लोग कहते हैं। पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ का मतलब हो जाता है सतह। जैसे कि अगर कोई चदरा है, कोई लोहा का किसी चीज का एक चदरा हो सकता है, प्लेट हो सकता है, जो प्लेट होता है उसको हम लोग पृष्ठीय कहते हैं। तो ये एक प्लेट है और इस पर एक आवेश उत्पन्न किया गया है हर एक तरफ, कितना Q। अब ये जब एक प्लेट है, ये एक लंबाई नहीं है, एक प्लेट है, तो प्लेट का क्या होता है, एरिया होता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर A दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, तब इसका हम लोग पृष्ठीय घनत्व का बात करते हैं। तो पृष्ठीय घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। और इसका फार्मूला होता है Q/A। कितना होता है, जितना भी आप एरिया है तब एरिया से भाग होगा, इसलिए कि ये पृष्ठ का बात हो रहा है। पृष्ठ मतलब कोई सतह होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है, लंबाई नहीं होता है। ठीक, तो ये पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला हो गया। अब इसका अगर कोई मात्रक पूछेगा, अगर इसका कोई मात्रक पूछता है तो
तो ऊपर में तो आ गया कूलम, तो यहाँ पर कूलम को हम लोग सी से दर्शाते हैं, पर यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से इसी में एक तीसरा प्रकार होता है, तीसरा क्या होता है, तो आयतन घनत्व क्या होता है, इसको हम लोग आयतन घनत्व के नाम से जानते हैं। तो आयतन घनत्व, अभी हम लोग पृष्ठ का बात कर रहे थे, कोई कोई आकृति 3 डायमेंशन में होता है, किसमें होता है, 3 डायमेंशन, जैसे बेलन हो गया या कोई घन हो गया, तो हम ये घन को ही दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम ये घन को दिखा दिए। अब ये सिर्फ इसका पृष्ठ नहीं है, ये एक आयतन घेर रहा है, ये एक जगह में आयतन घेर रहा है, और इसका आयतन अगर मान लेते हैं कितना है, v है, और इसमें जो आवेश उत्पन्न किया गया है, ये चारों तरफ इसमें आवेश कितना फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है, तब इसका आयतन घनत्व जिसको हम लोग रो से दर्शाते हैं, तो रो बराबर हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्यू बटे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्यू बटे भी यहाँ पर क्या है, आयतन को दर्शा रहे हैं। अब इसका मात्रक का बात करेंगे, तो मात्रक सिंपल निकाल सकते हैं, यहाँ पर कूलम पर आयतन को क्या लिखते हैं, मीटर क्यू, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यू हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक, लेकिन अब यहाँ से इससे 3 क्वेश्चन बन के आ रहा है कि रेखीय की जगह क्या कर सकता है, पृष्ठीय घनत्व बोल सकता है, या पृष्ठीय घनत्व चाहिए आयतन। 3 ही क्वेश्चन नहीं हुआ, 6 क्वेश्चन हुआ। हो सकता है रेखीय घनत्व का फार्मूला पूछ दे, पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला पूछ दे, या आयतन घनत्व का फार्मूला पूछ दे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से हम 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग अच्छे कर सकते हैं। सिर्फ इस फार्मूला को रख लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सारे यहाँ पर 6 कंसेप्ट इससे निकल के आ रहे हैं, और 6 के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बीमा का बात हो रहा है, बीमीय सूत्र जिसको डायमेंशनल फार्मूला हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो बीमा निकालने का तरीका होता है, बीमा भी याद करना बहुत मुश्किल होता है। बीमा निकालने का भी तरीका बताए थे हम, लेकिन बीमा तभी जाके फास्ट तरीका से निकाल सकते हैं जब बहुत सारी चीज़ों का जानकारी आपके पास अवेलेबल है तब। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा सीखना चाहते, चलिए हम बीमा निकालना ही चाहते हैं, हम याद करना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले जिसका भी बीमा बोलेगा, जिसका भी डायमेंशन बोलेगा, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, हम लोग बात कर रहे हैं तीव्रता के, किसका, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता को हम लोग ई से दर्शाते हैं, और इसका बीमा निकालने के लिए हम लोग बल के टर्म में लिखेंगे, इसको F/Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, F/Q से। जब भी बीमा निकालते हैं तो इसको हम लोग जो बोलते हैं स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है, जो 7 मात्रकों में इसको कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, लंबाई को L से, जैसे कि लंबाई हो गया L से, दूरी को मीटर से, समय को T से, किलोग्राम को M से दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से, और एम्पियर को A से दर्शाते हैं। तो सभी को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए पहले बता दें, ये लंबाई के लिए L यूज करेंगे, लंबाई मतलब मीटर, मीटर का मात्रक लंबाई। M यूज करते हैं किलोमीटर के लिए, समय के लिए T यूज करते हैं, धारा के लिए A यूज करते हैं। ज़्यादातर बीमा बता देते हैं, ज़्यादातर बीमा यही 4 पद देखने को मिलेगा। अभी के लिए हम बता रहे हैं, तो 7 गो होता है, लेकिन 7 पर हम 3 गो पर अभी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे। टोटल बीमा इसी पर हम लोग को देखने को मिलेगा क्लास 12 में। अभी बोर्ड के लिए हम इतना ध्यान नहीं रहे, ये LMT ही के फॉर्म में हर एक को कन्वर्ट करना होगा। जितना फार्मूला होगा इस रूप में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, इस रूप में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। और इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पहले से पता होना चाहिए किस प्रकार से हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर मतलब वजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लंबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको इसी का बीमा निकालना है। हमें सभी को पता होना चाहिए कि जो ये फार्मूला होता है, ये यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का
तीव्रता के नाम से जानते हैं या विद्युत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग बल के नाम से जानते हैं जिसको कूलम बल कहते हैं, और इसको हम लोग आवेश के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आवेश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है, अब देखा जाए, अब घबराना नहीं है कि हम 2 ही 3 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बात ये नहीं है। अभी शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग डिटेल बारे में उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक। बाद में हम लोग बस बहुत सारी चीज़ें का डिस्कशन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हम वहाँ पे स्किप करते हुए चलेंगे। इसीलिए बोले जो भी वीडियो देखेंगे हर एक पार्ट को देखना होगा, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें सीखने को अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले बीमा निकालने का बात करते हैं तो फार्मूला को पूरा लेके जाते हैं किसके रूप में, तो सिंपल फार्मूला के रूप में लेके जाते हैं। हमको पता है, अब सबका पहले मात्रक लिखना शुरू करते हैं, ई बराबर ही लिख लेते, जैसे मन है वैसे दिखा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो हम लोग इसको पता है कि न्यूटन से दिखाते हैं, किससे दर्शाते हैं, बल को न्यूटन से दिखाते हैं, आवेश को कूलम से दर्शाते हैं। न्यूटन को बताया जाता है कि न्यूटन का एक और मात्रक होता है, न्यूटन का एक और मात्रक क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर बताया जाता है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि 1 न्यूटन बराबर बताया जाता है किलोग्राम 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 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए कि बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, m का क्या होता है किलोग्राम, ए का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर नीचे में चला जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर नीचे में लिख दिए। अब यहाँ पर कूलम है, कूलम को 1 कूलम बराबर लिखा जाता है, क्यू बराबर एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है, तो हमको पता है कि एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इधर लिख देते हैं साइड में कि आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ते हैं। तो क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी होता है। तो कूलम का एक और मात्रक हम लोग लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या लिखते हैं, 1 कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड, और 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर कूलम को लिख सकते एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते। अब सबको हम लोग बीमा के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में, तो ई का बीमा लिखे, तो ई का बीमा या डायमेंशन बोला जाता है बीमा, ई का बीमा। तो सबको बीमा के रूप में, तो किलोग्राम को हम लोग द्रव्यमान से एम से दर्शाते हैं और मीटर को एल से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे एल हो गया, और सेकेंड को टी से दर्शाते हैं, टी का स्क्वायर हो गया, एम्पियर को ए ही लिखते हैं, और यहाँ पर भी समय है तो समय को किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, समय को टी से दर्शाते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो एम तो एक ही है तो एम रहेगा, एम के बाद यहाँ पर एल लिखा जाता है, एल भी एक ही है, उसके बाद यहाँ पे टी को दर्शाया जा रहा है, तो टी के पावर नीचे में कितना आएगा, 3 को आएगा, इसलिए 2 और 1 3, तो नीचे में 3 है तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा, और ए नीचे में 1 है तो इसको ऊपर में क्या लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा। इस तरह से ये बीमा निकल के आ गया, और बीमा निकल के आया तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, यहाँ पे एल का स्क्वायर नहीं है, एल है तो ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से बीमा फाइंड आउट किया जाता है। हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी मात्रक यहाँ पर लिख ले, वो मात्रक हमेशा इस रूप में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए, किसमें, लंबाई में, मीटर में, किलोग्राम में, सेकेंड में और एम्पियर में। यही चारों हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जितना भी होगा 12th क्लास का पार्ट, यही चारों में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करके लाना होगा, तब जाके बीमा को हम लोग लिख सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें बात पॉइंट में दिमाग में रखना है कि सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम 3 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, ये बताना है। अब ये जो बात है, ये 8 कूलम आवेश का बात किया जा रहा है, किसका, 8 कूलम आवेश का बात किया जा रहा है। तो 8 कूलम आवेश में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक फार्मूला बताया गया था, बहुत
कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ पर कितना आवेश है, वो आवेश किसके बराबर होता है, तो n इंटू ई के बराबर होता है। जो आवेश होता है Q बराबर बताया गया था n इंटू ई। तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू ई। n जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, या जो प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाएगा। तो n जो होता है संख्या को दर्शाता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है तो n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n जो है क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E होता है, और n इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वही कुल आवेश होता है उस पदार्थ पे। तो कुल आवेश यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, 8 है। और n का मान, तो n का मान हमको निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, और E का मान हमको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये तो याद भी होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम होता है। अगर यहाँ से n का मान सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा, 8 बट्टे में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। n बराबर 8 बटे लिख सकते हैं इसको 1.6, और नीचे में 10 के पावर 19 है तो इसको ऊपर में लिखेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 8 को किससे भाग करना है, तो पहले ये दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको ये 80 को 16 से भाग करना है। आपको पता है 16 पचे कितना होता है, 80 होता है। तो n बराबर क्या निकल के आया, 5 गुने 10 के पावर 19 आ जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 5 इंटू 10 के पावर 19। तो इसको याद करने वाला चीज़ नहीं है, ये तो यहाँ पे 8 दे दिया है। हो सकता है यहाँ पे क्या कर दे, चेंज कर दे। तो चेंज कर दे ये पता होना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। बशर्ते कि आप वीडियो को स्किप ना करें, ऐसा नहीं कि दूसरा वीडियो शुरू करें, पहला वीडियो से सभी को देखना शुरू करना है, तभी जाके क्लियर समझ में आएगा। इसलिए बाद में जो पार्ट आएगा उसमें इतना अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसलिए शुरुआत में टाइम दिया जाएगा, बाद में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दो आवेश है 5 कूलम का, बराबर मान में बराबर है लेकिन आवेश विपरीत है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस में। एक प्लस है, विपरीत आवेश मतलब एक प्लस में है एक माइनस में। दोनों के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। इसमें कूलम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बात किया जा रहा है, किसका, आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते थे, पहले तो ये पता होना चाहिए सबको, तभी जाके इसमें हम लोग मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके लिए फार्मूला बताया गया था, और उसका फार्मूला सभी को पहले ध्यान में होना चाहिए। पहले तो सिस्टम समझाते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो हम लोग पहले समझेंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसको समझते हैं। बताया जाता है जब दो आवेश है, दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या है, माइनस क्यू है। अगर दोनों के बीच की दूरी, अगर ये दोनों के बीच की दूरी, अगर दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर 2a हम किससे दर्शाते थे,
2a से दर्शाते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2a है। और इसका विद्युत द्विध्रुव का जो दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। ये विद्युत द्विध्रुव का दिशा का बात हम लोग नहीं यहाँ पे करेंगे। तो ये दोनों के बीच की दूरी अगर 2a है तो विद्युत द्विध्रुव को हम लोग q से दर्शाते हैं। और ये जो q होता है इसका फॉर्मूला होता है p से दर्शाते हैं। और ये जो p होता है q इंटू 2 के बराबर होता है, q इंटू 2a के बराबर। मतलब दोनों के बीच की दूरी से क्या हो जाता है, ये दूरी 2a जो है दोनों के बीच की दूरी है, a नहीं है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, समझना है, ठीक है। और इसका दूरी को हमेशा मीटर में दर्शाना होगा, ठीक है। अगर अब मात्रक का बात करते थे इसका कूलम, कभी कभी वो पूछ देता है विद्युत द्विध्रुव का मात्रक बताए तो कूलम मीटर होगा। क्या होगा, ये हो गया आवेश तो कूलम हो गया, इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाता है। कूलम मीटर का इसका मात्रक होता है। सीएम लिखा जाता है, सीएम का मतलब हो गया कूलम, इसका मतलब हो गया मीटर। तो कूलम मीटर मात्रक भी ध्यान में इसका रखना है। जब हमें यहाँ पर P का मान निकालना है विद्युत द्विध्रुव का, तो Q का मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 5 है। और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तब इस तरह से ये 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 पचे 25, और नीचे में 100 है तो इसको ऊपर लिखते हैं तो 10 के 100 का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं। 100 का मतलब है 10 के पावर 2। तो हमको पता है कि 10 के पावर 2 को ऊपर में अगर लिखते हैं तो 10 के पावर क्या लिखेगा, -2। और ये मात्रक बता ही दिए क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। कूलम मीटर हो जाएगा, जिसको यहाँ पर कूलम मीटर दिखाया गया है। ये कितना हो जाएगा, 25 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया, विद्युत द्विध्रुव समझ में आया क्या सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक प्लस एक माइनस, समान आवेश लेकिन विपरीत आवेश होना चाहिए। मान में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन आवेश विपरीत होना चाहिए। और दोनों के बीच की दूरी पता है तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a हो जाता है। Q इंटू मतलब उसके बीच की दूरी से क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाला पार्ट भी ले लेते हैं, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ये कम पता चल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातु के आवेशित गोले पर गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब यहाँ पे धातु के बोला गया है कि धातु के आवेशित गोले, एक धातु है जिसका आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है कि बढ़ता है कि क्या होता है बताना है। तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से दे सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं जब गोले का, तो गोले के जब अगर गोला ऐसा है कि सिर्फ उसके सतह पे आवेश है, कैसा है, जब गोला ऐसा है कि इसके सिर्फ सतह पे आवेश है, किस पर, सिर्फ सतह पर अगर आवेश होता है, इसके अगर सिर्फ सतह पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, तो इस केस में गोले के अंदर अगर बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। गोले के अगर सतह पे बात करते हैं, इसका त्रिज्या r है, तो गोले के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है Q इसका कुल आवेश बटे r², ये r² होता है, ये r² होता है, ठीक है। अगर गोले के सतह से बाहर की ओर जाएंगे तो केंद्र से कितना दूरी है उस पर डिपेंड करता है। अगर केंद्र से दूरी अगर स्मॉल r है तो गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो KQ बटे स्मॉल के r² के बराबर होता है।
तो हम यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर, पृष्ठ से अगर केंद्र की ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, सर्वत्र शून्य रहता है, मतलब हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर रहता है। तो ये गलत हो गया, बढ़ता घटता इसमें नहीं है। बाहर का बात करते तो उसमें बढ़ता घटता, लेकिन अंदर में ये क्या होता है, सर्वत्र शून्य होता है, जीरो एट ऑल प्लेस। हर एक जगह क्या होता है, स्फीयर के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है हमेशा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वत्र शून्य रहता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस किए और समझाने की कोशिश की है। तो अगले क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।